डिजिटल युग में खासकर साइबर ठगी डिजिटल अरेस्ट कर अपराधी तेजी से लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े अफसर ही नहीं, यूपी के गाजियाबाद की महिला विधायक को भी साइबर ठगों ने नहीं छोड़ा। डॉक्टर, इंजीनियर व अफसरों से करोड़ों की ठगी करने वाले अपराधियों तक पहुंचना यूपी पुलिस की बस के बाहर की बात साबित हो रही है। पुलिस पीड़ितों के स्टेटस के चलते मामलों को दर्ज भले कर लेती है, लेकिन आमतौर पर जांच शून्य साबित होती है। इंदौर पुलिस ने बीते सप्ताह एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कन्नौज जिले की तिरवा कोतवाली के सतौरा गांव निवासी मदरसा संचालक पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। हालांकि कन्नौज पुलिस पूरे मामले से अनभिज्ञता जताते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। अब सवाल है कि आखिर यूपी पुलिस को जरूरत के लिहाज से साइबर ठगी सहित डिजिटल अरेस्ट मामलों के खुलासे योग्य कब बनाया जाएगा। आईटी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने में पुलिस उच्चाधिकारी संकोच से कब उभरेंगे, क्योंकि ये तय है कि साइबर ठगों से 2 कदम आगे अपडेटेड तकनीकी जानकर ही उनके मंसूबों को असफल नहीं तो कम से कम वारदातों के बाद गिरफ्तारी करने में सक्षम जरूर साबित हो सकेंगे। इस पर एक लाइन आपको आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है। और बड़ी बात ये कि एक तरफ जो पुलिस है वो इन साइबर ठगों को गिरफ्तार कर पाने में नाकाम नजर आ रही है। इंदौर में साइबर ठगी ने फोन कर एक वृद्ध महिला को अपना शिकार बनाते हुए उसके खाते से 46 लाख रुपए उड़ा लिए। 11 सितंबर को अपराधियों ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकार बनकर कॉल किया गया। कॉल के दौरान फर्जी सीबीआई अधिकारी और कस्टम विभाग के अफसर बने ठगों ने महिला को आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की धमकी दी। महिला को घंटों तक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा गया। महिला की शिकायत पर क्राइम ब्रांच इंदौर को मामले की जांच करते हुए पता चला कि स्थानांतरित कराई गई धनराशि कन्नौज जिले में संचालित एक मदरसे के खाते में ट्रांसफर हुए थे। मामला इतने मालूम है कि स्कूल चलाते हैं वो 2-3-4 हैं, 3-4 गांव में है, एक डिग्री कॉलेज है और एक शायद मियाँगंज में है। किस मामले में ले गई है ये तो हम नहीं बता सकते भाई, लेकिन पुलिस ले गई। पैसे तो ये डॉक्टरी करते थे अली अहमद जो है, लेकिन बाद में स्कूल चलाए तो ठीक ही थे, लेकिन अब क्या मामला है ये तो हम नहीं बता सकते। कुछ ऐसा भी आरोप है कि किसी डिग्री कॉलेज को लेके कुछ लोगों से मतलब फ्रॉड भी किया है क्या? भाई हो सकता हो, हमारे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन सुनने में लोग तो बोलते थे ऐसा, लेकिन हमारे तो नॉलेज में 10 लाख रुपए लोग नौकरी लगवाते थे। भाई हो सकता है, ये तो हम कैसे कह दें आपको, लेकिन हाँ स्कूल चलाते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदरसा प्रबंधक अली अहमद खान और उनके बेटे असद अहमद खान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि इन दोनों ने मदरसों के नाम पर चालू खाता खोलकर उसे डिजिटल अरेस्ट गैंग को किराए पर देते थे। इसके बदले में वे कुल ठगी जाने वाली धनराशि का 50% कमीशन लेते थे। आरोपियों के खातों की जांच में 1.5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने आरोपी पिता पुत्र के बैंक खातों को सीज करा दिए और दोनों को कोर्ट में पेश कर पूछताछ की जा रही है। हालांकि मुख्य आरोपी तक इंदौर पुलिस अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अभी पिता पुत्र को पकड़ा गया था। एक सितंबर महीने में एक डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी 46 लाख की, जिसमें कि पिता पुत्र को अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के हैं सतारा गांव से, उन दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। उनको फिलहाल पुलिस रिमांड लिया गया है। इसमें 10 तारीख तक की पुलिस रिमांड में है। उन दोनों आरोपियों का जो मदरसा समिति के जो सदस्य हैं और इनके पदाधिकारी हैं उनसे ही पूछताछ की जा रही है। इसमें कुल 9 अकाउंट सामने आए हैं, जिन 9 अकाउंट को फ्रीज कराया जा रहा है। इसके अलावा इनसे जो पूछताछ की गई तो इसमें एक जो मोबाइल को चेक करने वाली एक सेंडर एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है, किसी के मोबाइल में अगर उसको डाउनलोड करा दे तो फिर वो उसकी स्क्रीन उस व्यक्ति से शेयर हो जाएगी जिस व्यक्ति ने उसको वो भेजा है, लिंक भेजी है। इसके अलावा इसमें यही पता चला है कि जो ट्रांजैक्शन आईडी थी, वो जो बैंक की ट्रांजैक्शन आईडी वो चाइनीज जो संघाई जगह की स्थान की पाई गई है। इनको इसलिए मोबाइल को अभी फिलहाल साइबर फोरेंसिक लैब में भेजा जाएगा और वहां से पता कराया जा रहा है और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साइबर ठग अपने शिकार को भय लालच दिखाकर अपने मंसूबे में सफलता प्राप्त करते हैं। ठगी के शिकार लोगों की फहरिस्त में उद्यमी, कारोबारी,
सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी से लेकर सरकारी कर्मचारी, पुलिस महकमे के लोग और बैंक अधिकारी तक शामिल हैं। इसके लिए वे जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों की प्रोफाइल में जाकर जानकारियां जुटाते हैं, वे लोगों द्वारा डाले गए पोस्ट, फोटो, वीडियो से बैकग्राउंड व वित्तीय स्थिति का आकलन करते हैं। आमतौर पर साइबर ठगी में सबसे अधिक मामले निवेश के नाम पर और डिजिटल अरेस्ट के सामने आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में अपराधी कस्टम अधिकारी बनकर जहां एयरपोर्ट पर पार्सल पकड़े जाने की बात करते हैं, वहीं ईडी अफसर बनकर मनी लॉन्ड्रिंग आदि का भय खड़ा करते हैं। कई बार सेक्सटॉर्शन में पुलिस अधिकारी बनकर भी वसूली करते हैं। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर ठगी से बचने के लिए वेबसाइट का URL HTTPS से शुरू हो रहा तो प्राइमरी की जगह सेकेंडरी ईमेल का प्रयोग करना चाहिए। पासवर्ड में अपर व लोअर केस नंबर व स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाए और 45 दिन के अंतर में बदलाव करते रहना चाहिए। फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पूर्व वेबसाइट होस्टिंग की जानकारी कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन बैंकिंग का URL मैनुअल टाइप किया जाना चाहिए। अज्ञात ईमेल में आया अटैचमेंट या लिंक क्लिक नहीं करना चाहिए। आधिकारिक ऐप स्टोर से ही किसी ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। अनजान व्यक्ति के कहने पर रिमोट एक्सेस ऐप का इस्तेमाल भूलकर नहीं करना चाहिए। शॉपिंग और बैंकिंग के लिए फ्री या असुरक्षित वाईफाई का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। अनजान नंबरों से प्राप्त वीडियो कॉल रिसीव नहीं अटेंड करनी चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देखिए, कन्नौज से जो मामला सामने आया है, ये सबसे पहले आपको हम बताते हैं। यूपी के कन्नौज से डिजिटल अरेस्ट मामले में मदरसा संचालक पिता पुत्र की गिरफ्तारी इंदौर पुलिस के द्वारा की गई और जिसके बाद हड़कंप मच गया। जानकारी की माने तो कन्नौज के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के सतौरा गांव निवासी अरशद और उनका बेटा असद अहमद डिजिटल अरेस्ट कर मदरसे के खाते में रुपए डलवाते थे। MP के इंदौर निवासी महिला से सितंबर महीने में डिजिटल अरेस्ट कर 46 लाख की ठगी हुई थी। पीड़िता ने सितंबर में केस दर्ज करवाया था और इंदौर पुलिस ने 7 दिसंबर को सतारा से पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। आरोपियों के मुताबिक देश भर में डिजिटल अरेस्ट की ये घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपी अरशद ने तिरवा कोतवाली क्षेत्र में साहिल नाम के व्यक्ति पर लाखों के लेन देन को लेकर अपने बचने के लिए कोर्ट को गुमराह कर मुकदमा दर्ज करवाया था। बेटा असद अहमद खान मदरसा संचालक है। अली अहमद खान तिरवा स्थित एक इंटर कॉलेज में शिक्षक पद पर 9 सालों पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे और इसके बाद मदरसा शुरू किया था। इसमें खुद प्रबंधक बने और अपने बेटे असद अहमद खान को सह प्रबंधक बनाया। करीब 7 साल पहले आरोपित पिता पुत्र ने मिलकर आसपास गांव के 13 लोगों से 5 से 10 लाख रुपए तक ठगी की थी। मदरसे में नौकरी देने का झांसा दिया था। नौकरी न मिलने पर लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। पंचायत होने पर कुछ लोगों का आधा रुपया वापस भी किया और बाकी रुपए हजम कर गए। अब पिता पुत्र को इंदौर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने पकड़ा है और जालसाजी के मामले में जेल भेज दिया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनके साथ में चर्चा शुरू करते हैं। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में अमित मिश्रा हमारे संवाददाता कन्नौज से जुड़ चुके हैं और दूसरा अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत अमित जी आपका। पहले अमित मिश्रा हमारे संवाददाता से अपडेट लेंगे पूरे मामले का, उसके बाद में जानेंगे कैसे इन घटनाओं से बचा जा सकता है। अमित, क्या जानकारी है आपके पास में? कन्नौज में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ इंदौर पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है, लेकिन दूसरी ओर जो कन्नौज की पुलिस है उसको खबर तक नहीं लगती और अनभिज्ञता वो जताते हैं कि उन्हें इस पूरे मामले से की कोई जानकारी नहीं है। क्या चल रहा है आखिर यूपी में? क्या पुलिस सक्षम नजर आ रही है साइबर क्राइम पर रोक लगा पाने में? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में साइबर थानों का भी गठन किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस लगातार लगी हुई है, लेकिन कन्नौज में जिस तरह का ये मामला है वो काफी अपने आप में चौंकाने वाला मामला है। ये पिता पुत्र काफी लंबे समय से इस तरह से जालसाजी या फ्रॉड गिरी का काम कर रहे थे, जबकि पुलिस के संज्ञान में भी था, क्योंकि बीते कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने ठगी का मामला किया था, नौकरी दिलवाने के नाम पे भी ठगी की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सतर्कता बरती जानी चाहिए थी, इनके ऊपर निगाह रखनी जानी चाहिए थी। और अब जो जांच में कुछ निकल के सामने आ रहा है, हालांकि जो कन्नौज पुलिस है वो अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कन्नौज के SP अमित कुमार आनंद से हमारी सीधे बात हुई तो उन्होंने कैमरे दिया, उन्होंने सीधे कहा जब तक मैं कुछ जांच नहीं कर लूंगा, मेरे पास कुछ तथ्य ऐसे नहीं आ जाएंगे, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूंगा। फिलहाल उन्होंने अभी भी कुछ भी नहीं बोला है। वहीं पूरे मामले की अगर बात करी जाए तो जिस तरह से मामला जो प्रकाश में आया है उसमें एक चीज बड़ी चौंकाने वाली है, जो चीन से भी मामला जुड़ रहा है। चीन की एक सिंघाई नाम की कोई ऐप है
उस ऐप का भी जिक्र इनके मोबाइल में हुआ है। एक स्क्रीनशॉट को लेकर भी एक ऐप बना इन लोगों ने बनाई थी, वो भी इनके मोबाइल से जो बरामद हुई है, और उसके बाद जो उनका मोबाइल है उसको लैब के लिए भेज दिया गया है। और जो चीन से सिंघई ऐप थी उसमें भी ये सुनने को आ रहा है कि बड़ा अमाउंट इनके जो खाते में था वो ट्रांजेक्शन किया गया था। तो ऐसे में जो यहाँ का साइबर काम करते हैं, साइबर के जो कर्मचारी रहते हैं वो काम करते हैं, और यहाँ पर जो एलआईओ रहती है, इस तरह की चीजों में अगर उन्होंने कहीं पर ध्यान नहीं दिया या इतनी बड़े मात्रा में फ्रॉड हो रहा था या पैसे आ जा रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये फेलियर जरूर है कन्नौज पुलिस और एसआईटी प्रशासन का यहाँ पर। क्योंकि अगर इतना बड़े स्तर से मामला हो रहा था, इतने समय से मामला हो रहा था, और जो 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 जांच में इंदौर पुलिस ने जिस तरह से पता खोला है, बताया है कि देश के 18 जगह से 18 अकाउंटों से इनके पास पैसा आता था। तो ऐसे में पैसा आ रहा था, और ये जो मदरसा है वो मान्यता प्राप्त हुई है, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से हमारी बात हुई, वो मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो कैसे चलाया जा रहा था और कैसे चल रहा था, बिल्कुल, इसके पीछे कहाँ से फंडिंग हो रही थी, इस पर भी जब जांच होगी तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने और इस तरीके के मामलों को अंजाम दिया होगा, वो भी सच पूरा का पूरा सामने आ जाएगा। आपके पास में वापस लौटेंगे। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अमित जी, साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी एक तरफ हमारे जीवन में बहुत सारे कामों को आसान कर रही है, लेकिन उसी आसानी के साथ साथ हमें बहुत सारी नुकसान भी हैं, हम कह सकते हैं। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, फायदे नुकसान दोनों। लेकिन इस नुकसान से कैसे बचा जाए? एक तरफ खुद सरकारें जो डिजिटलाइजेशन की बात करती आई, खुद प्रमोशन करती रही, उसके नाम पर खूब सारा उन्होंने क्रेडिट भी लिया, लेकिन अब उसी डिजिटलाइजेशन में लोगों की मेहनत की गाढ़ी जो कमाई है वो जाती जा रही है। साइबर क्राइम का लोग शिकार हो रहे हैं। अभी वर्तमान के समय में डिजिटल अरेस्ट एक नया शब्द आया और इसके कई सारे मामले एक के बाद एक हमने देखे, और इस पूरे मामले में हमने देखा है सिर्फ अशिक्षित लोग नहीं बल्कि बड़े पेशेवर लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके के लोग फंस रहे हैं। और ये सिर्फ ना भारत में बल्कि बाहर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। इससे कैसे बचें? क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? एक बार अगर आप विस्तार से बताएं तो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके स्थिति है यहाँ पे, तो वो स्थिति जो भी जैसे आपने बताया कि डिजिटाइजेशन जो भी हो रहा है हमारा, ठीक है, एक जस्ट डिजिटाइजेशन जो भी हो रहा है हमारे पास, तो उसके खुद जिम्मेदार हम है, क्योंकि हमारी कमी को जो साइबर फ्रॉड जो करते हैं वो कहीं ना कहीं से पॉइंट आउट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम नेट पे होते हैं या सोशल मीडिया पे होते हैं, तो हम जाने अनजाने वो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होती है। ओके, तो उस सारी इंफॉर्मेशन को, जैसे कि फोटोग्राफ्स होता है, तो उससे वो एक क्योस लगा लेते हैं, एक जानकारी बटोर लेते हैं, एक अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या चीज़ चले। और आजकल हमारे पास जैसे कि लोन एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे लोन में फ्रॉड हो जाते हैं, या लोन तो उसका डेटा वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे भी हमको सरकार से एक करना चाहिए कि जो भी यूजर्स का डेटा है उसकी सिक्योरिटी बहुत पुख्ता होनी चाहिए। आज मोबाइल ऐप हैं हमारे पास, हम इतनी सारे गेम्स हमारे पास आ गए हैं कि जिसमें आता है कि आप ये गेम इंस्टॉल कर लो, इसमें आपको इतने फ्री क्रेडिट होंगे। आपको पता नहीं है कि जब आप गेम इंस्टॉल करते हैं तो वो जब इंस्टॉलेशन के समय वो आपसे सारी प्रिविलेजेस ले लेता है, फोटो की एक्सेस की ले लेता है, कॉल एक्सेस ले लेता है, मैसेज एक्सेस ले लेता है। तो सारी एक्सेस जब आप खुद ही दे रहे हो उनको, ठीक है, तो आपकी मोबाइल पे इस समय सारा डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, आपका पर्सनल चीज़ है। क्योंकि आजकल हमारी ये मोबाइल केवल कॉलिंग फैसिलिटी के लिए नहीं रह गया, इसमें हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें हमारे डिजी लॉकर्स हैं, इसमें हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो जब हम इस तरीके की फेक एप्लीकेशंस में अपना एक्सेस हम देते हैं कि हम मोबाइल का भी एक्सेस दे रहे हैं, हम उसका गैलरी का भी एक्सेस दे रहे हैं, कॉल का भी एक्सेस दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो फिर उनकी एक टीम लगी रहती है, वो इसमें से देख लेती है कि इस नंबर पे हम क्या क्या चीज़ें इनकी कंप्रोमाइजेबल हैं। जैसे सपोज कोई फोटो वगैरह है, ओके, तो उस फोटो को वो अपना कैप्चर करके फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं। और जैसे कि आपके पास कोई पार्सल आया है, कोई आपसे विदेश से या फॉरेन से कोई पार्सल आ गया है, तो आपको कस्टम वाले बन के फ़ोन करेंगे कि आपका एक पार्सल लखनऊ में आया है, दिल्ली में आया है, उसमें हमको ये सामान मिला है। तो जनरली आदमी क्या होता है कि जो सीधा साधा इंसान है हमारे इंडिया में, मतलब जो सर्विस क्लास है, जिसको कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है थोड़ा, और डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं ज़्यादातर एक एज के ऊपर की हो रही हैं, जो कि अभी इस सब पूरे सिनेरियो को समझ नहीं पाया है।
तो उनको बताया जाता है कि आपका एक पार्सल आया, उनको कोरिलेट भी करते हैं, यस आया तो है पार्सल, उसमें ये सामान था, ये सामान था। फिर वो सोचते हैं कि किसी तरीके का काम खत्म हो, तो उसमें फिर वो रैंसम करते हैं कि आप ऐसा करिए कि इतना अमाउंट दे दीजिए, आप इतना अमाउंट दे दीजिए, तो ये केस को हम खत्म कर देंगे। कोई सीबीआई ऑफिसर बन के बात करता है, कोई पुलिस ऑफिसर बन के बात करता है, कोई कस्टम अधिकारी बन के बात करता है। तो बेसिकली अभी हम लोग जिस सिनेरियो में यहाँ पे हैं इंडिया में, डिजिटाइजेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो यूजर्स है हमारे मोबाइल के, जो, और कहीं ना कहीं कॉशनिंग भी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि जो अनपब्लिश्ड ऐप हैं, तो ऐप पब्लिश करने से पहले एक पूरा प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए कि उसमें, और कई ऐप हैं, बल्कि आप 90% ऐप ऐसी होंगी जिसको आपकी फोटो गैलरी मांगेंगी मांगेंगी, अदरवाइज वो कहेंगी हम आपको इंस्टॉल नहीं करने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके में भी कहीं ना कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कि आप अननेसेसरली किसी भी तरीके की ठीक है। इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, बस अपने जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आपकी ऐप का, आप उसको ही फुलफिल करें। तो ठीक है, ये सारे एक बचने के कारण है, और थोड़ी सी अवेयरनेस, जागरूकता पब्लिक और अवेयरनेस। आपको अलर्ट रहना होगा, उसके माध्यम से ही आप इन चीजों से बच सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे मोबाइल फोन का एक्सेस हमने हर एक ऐप को दे रखा है। कई एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं जिन्हें ना तो गैलरी की जरूरत होती है, ना ही हमारे कॉन्टैक्ट एक्सेस की जरूरत होती है, लेकिन स्टिल वो हमसे मांगते हैं और हम सिर्फ ओके करते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कब हमने अपना पूरा डेटा शेयर कर दिया है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मोबाइल फोन हमारे साथ इतना ज्यादा जुड़ चुका है कि हर एक हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, हमारे अपनों के कॉन्टैक्ट नंबर्स, हर एक चीज उसमें होती है, और वो जब लोगों के पास पहुंच जाती है फिर उसके बाद उसका बीजा इस्तेमाल किस तरीके से होता है वो तो हम देख ही रहे हैं। चलिए आपके पास में लौटेंगे, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की कि कैसे बच सकते हैं। नरेश कुमार जी हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत स्वागत सर आपका भी। नरेश जी, ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी ओर इन घटनाओं पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी होती है साइबर पुलिस की, जो कि फिलहाल नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ में आपको भी उतने ही अपडेशन के साथ में काम करना होगा और आपको भी उन साइबर ठगों से ज्यादा आगे चलकर सोचना होगा। कहीं ना कहीं उसमें फेल नजर आ रही है साइबर पुलिस। आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अब आए दिन मतलब हर दूसरे दिन अखबारों में ये खबरें आ रही हैं, और इसमें फंसने वाले कोई आम नागरिक और कोई एक कम पढ़े लिखे लोग नहीं, बल्कि बहुत पढ़े लिखे और अच्छे रिटायर्ड और अच्छे पदों पे सरकार में रह चुके ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे और अच्छे विभागों से सेवानिवृत्त हुए, वह भी इसमें फंसे जा रहे हैं। तो ये जालसाजी इतनी ज्यादा बढ़ती जा सरकार को ही लगाम लगानी होगी, क्योंकि ये तो यहाँ पे मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, भले मैं नहीं फंसा लेकिन मैंने खुद देखा ये क्योंकि पुलिस के साथ में क्या है कि लोगों का जो है मैत्रीपूर्ण रवैया नहीं रहता पुलिस का, वो हमेशा ऐसा रहता, तो आम नागरिक उससे खौफ समझता है। और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है कि वो यूनिफॉर्म में होते हैं, और यूनिफॉर्म में कोई अधिकारी बन के दिखाया अच्छे से रैंक में, या फिर उनकी आईडी दिखाई देती है, आईडी में भी पुलिस की प्रोफाइल लगी होती है। तो उससे लोग क्या करते हैं कि ये भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ऐसी घटना तो नहीं हो गई है। मेरे साथ फोन आया कि मुझे पता है ये साइबर क्राइम के लिए उसी तरह की घटना घटने के लिए मेरे पास फोन आ रहा है। मुझसे पूछा कि आपका बेटा कहाँ है, मैंने बोला मेरा बेटा तो यूएसए में, बोले टैक्सिको में, मैंने बोला टैक्सिको में नहीं, न्यू जर्सी में। तो बोले कि वहां पे पता है आपके बेटे के साथ क्या हो। तो इस तरह की घटनाएं ये ऐसे बोलते हैं जबकि मेरा बेटा वहां पे है ही नहीं है, मुझे पता है। मैंने फिर उसको सुनाया तब वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसा डॉक्टर श्रीवास्तव कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हम मोबाइलों के जरिए ना अपना सारा एक्सेस दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो हमारी सारी जानकारियां ले रहे हैं, जिससे कि उनको ये जानकारियां मिल जाती हैं और उसी से ही घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी मैं कल स्कूल का एक देख रहा था, स्कूल से आजकल हमारी सारी कार्य प्रणाली इस समय टेक्नोलॉजी पे आ गई है। जैसे अभी प्रदूषण के कारण बच्चों के स्कूलों बंद हुए, तो स्कूल पैटर्न सारा ऑनलाइन पे आ जाता है। ऑनलाइन पे जो स्कूल द्वारा काम भेजा जाता है या चीजें भेजी जाती हैं, उसको हम जैसे ही डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी एक मैसेज आता है कि ये ऐप आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन हमें वो एक्सेस करना पड़ रहा है, उसके बिना वो फाइल ही नहीं खुल रही है। तो इस तरह की घटनाएं स्कूलों को भी संज्ञान लेना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि आम नागरिकों की रक्षा हो सके, ऐसा इस पर लगाम लगाई जा सके। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। नरेश जी हमारे साथ में हैं और देखिए और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अमित श्रीवास्तव जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित जी, हम देख रहे हैं
कि देखिए हमने आप एक सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये था कि किस तरीके से बचें, लेकिन इसके साथ साथ जो शिक्षित लोग हैं वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारे देश में जो अशिक्षित वर्ग है मोबाइल फ़ोन वो भी इस्तेमाल करता है, उसे नई समझ है, जो भी टर्म्स कंडीशंस एप्लीकेशंस की ओर से आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन जानते हैं या एक्सेस पूरा का पूरा दे देते हैं, या फिर जो फ़ोन कॉल के माध्यम से लोग OTP के माध्यम से आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं उससे भी वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब मामला दर्ज हो चुका है तब उसके बाद एक्शन ले और इन साइबर ठगों को सामने लेकर आए। क्या लापरवाही, आप मानेंगे इस बात को कि साइबर ठग ज्यादा एक्टिव हैं टेक्नोलॉजी से मुकाबले साइबर पुलिस के? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए कहीं ना कहीं तो हमारे ही सिस्टम में जो टेलीकॉम का सिस्टम है, बेसिकली हम जो ठगे जाते हैं, हम ठगा शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दिस इज लिटरली फ्रॉड। ठीक है, बिल्कुल। तो ठगे जाते हैं, उसका पहला माध्यम जो होता है, जो फर्स्ट सोर्स होता है वो कॉल होती है। ठीक है, तो कैसे अनऑथराइज्ड लोगों को ये सिम्स और नंबर्स प्रोवाइड हो जाते हैं, और एक बार सपोज किसी ने उस नंबर से कॉल कर दिया तो हम लोग जो भी विक्टिम होता है वो पुलिस के साथ पूरी साझा करते हैं कि भैया ये नंबर से हमारे पास ये कॉल आया था और इस कॉल को आने के बाद उसने मुझसे ये चीजें किया। और बल्कि जनरली कॉल्स क्या आता है, कॉल जो आती है वो व्हाट्सएप पे आती है, जनरली कॉल व्हाट्सएप पे आती है, और हम नंबर जब उनको बताते हैं तो वो ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं कि ये नंबर आखिर आ कैसे गया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर भी हमको एक रेगुलेशन एक इम्पोज करना पड़ेगा कि, और एक फिर से एक ऑडिट होना चाहिए कि जिनके पास सिम है वो वैलिड यूजर है कि नहीं है, नो मैटर, ठीक है। उनको अपने बिजनेस को नहीं देखना होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही है कि ऑथराइज पर्सन के पास ही ऑथराइज सिम हो, सारी चीजें जैसे आधार कार्ड होता है इस तरीके से। सेकंड चीज ये है कि जब पुलिस को जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो पुलिस भी बंदी होती है, पुलिस व्हाट्सएप वालों को मैसेज करती है। तो यहाँ पे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह को कोई ऐसा टाई अप करना चाहिए कि अगर आपको इंडिया में अगर आप ये ऐप चला रहे हो व्हाट्सएप के लिए आपको बता दूं मैं कि पूरा एक इसका फॉर्म होता ठीक है है, सर। वो आपको पहले भेजना पड़ता है वहां पे, पर एक इंफॉर्मेशन पहले हमको प्रोवाइड करनी, फिर वो एक बॉडी होती है उनकी, वो उसको ऑथराइज करते हैं कि हम इसकी इंफॉर्मेशन दें कि ना दें, क्योंकि यूएस जो अथॉरिटीज होती है तो वो पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रिवेसी के लिए बहुत ज्यादा रिजिड होती है। वो ठीक है सर। आप हमसे हम इंडिया से पूछेंगे भी तो अभी भी केवल 2 केसेस में इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती है। एक तो लाइक हमारे जो नेशन का इंटरेस्ट होता है उसके केस में मिलती है, रिलेटेड कोई चीज होती है उसके लिए मिलती ठीक है है, सर। मतलब 2 चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है सर, आपके पास में आएंगे। हमारे साथ में राजकुमार कौशिक साहब हैं, अधिवक्ता हैं। सर आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? राजकुमार जी आवाज मिल रही है क्या, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए राजकुमार जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। तो ये बड़े मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से साइबर ठग मालामाल होते जा रहे हैं, लेकिन साइबर पुलिस एक्टिव ना होकर कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। और जिस तरीके से हमने देखा कि लोग शिकार हो रहे हैं इन साइबर ठगों का, मामले भी दर्ज होते हैं, मामले तो दर्ज कर लिए जाते हैं लेकिन इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती, शून्य के बराबर कार्रवाई होती है, और जिसके चलते मंसूबे बढ़ते जा रहे हैं इन साइबर ठगों के। तो गिरफ्तारी से एक तरफ कन्नौज पुलिस देखिए इस मामले में मुकर रही है, लेकिन दूसरे ओर इंदौर पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है, और साफ तौर पर यह दिखाता है कि किस तरीके से यूपी की साइबर पुलिस कम से कम नाकाम नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो साइबर ठगी बड़ी चुनौती बनती जा रही है क्योंकि लगातार आ रही घटनाएं इस ओर ही इशारा कर रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।